Hello everyone, this is Sakshi Vashnoi and welcome to Magnet Brains. सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ेंगे प्राइवेटाइजेशन के बारे में। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने लिबरलाइजेशन कंप्लीट किया था। आई होप सो कि आप लोगों को लिबरलाइजेशन का एक एक कंसेप्ट अच्छे समझ में आ गया होगा। एक थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं उसे, ताकि आप लोगों की मेमोरी में वो अच्छे से फिट हो जाएगा। ओके, लिबरलाइजेशन का एक सिंपल सा मीनिंग हमने क्या समझा था? फ्रीडम। ठीक है, अब किस चीज़ से फ्रीडम? तो फ्रीडम गवर्नमेंट के रेस्ट्रिक्शन से। ओके, जो अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट ने लगा के रखे थे, जो गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ही हमारी इकोनॉमी में हमें देखने को मिलती थी, उसे हटाना, प्राइवेट सेक्टर को भी रोल देना जो हमारी पूरी फंक्शनिंग है उसमें। उसके बाद में हमने देखा था कि लिबरलाइजेशन में 5 डिफरेंट रिफॉर्म्स किए गए थे। ओके, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। ओके, तो ऐसे कुछ रिफॉर्म्स किए गए थे, कुछ ट्रेड रिफॉर्म्स किए गए थे, टैक्स रिफॉर्म्स। इन सब की हेल्प से हमारी जो कंट्री है उसे लिबरल बनाया गया था, उसे फ्री कंट्री बनाया गया था, एक फ्री इकोनॉमी बनाया गया था, ताकि यहाँ पर कॉम्पिटिटिवनेस बढ़े। और जब कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी तो ग्रोथ अपने आप होगी ही। और सिर्फ कंट्री को एक क्लोज इकोनॉमी नहीं रखना चाहिए, उसे ओपन इकोनॉमी बनाओ, ताकि आपकी जो कंट्री है वो दूसरी कंट्रीज के साथ में भी ट्रेड कर सके। ओके, तो इसकी वजह से क्या होगा? आपकी कंट्री की ग्रोथ होगी। आपकी ही कंट्री में जो न्यू टेक्नोलॉजीज है, जो एडवांस टेक्नोलॉजीज है, वो आएंगे आपकी कंट्री में, एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट भी होगा। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट में मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोगों ने लिबरलाइजेशन में क्या क्या पढ़ा था। आई होप सो कि वो चीज़ आप लोगों को अच्छे से क्लियर है। नाउ कम्स हमारा जो सेकेंड वाला रिफॉर्म था, प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, अब प्राइवेटाइजेशन का मतलब हमें क्या पता है स्टूडेंट्स? प्राइवेट। ठीक है, ये इधर जो लास्ट वाला जो ये जो पूरा टर्म है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक साइड हमने कर दिया प्राइवेट, एक साइड हमने कर दिया सेशन। सो प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होगा कि अब आप जो आपकी इकोनॉमी है उसे प्राइवेट हैंड्स में दे दीजिए। प्राइवेट हैंड्स में दे दीजिए, इसका मतलब क्या कि अब गवर्नमेंट सेक्टर का जो रोल है वो कम करो और प्राइवेट सेक्टर को आप आपकी इकोनॉमी की फंक्शनिंग में लेकर आओ। ओके, प्रायर टू 1991 क्या होता था कि जो बहुत ही रेयर केसेस में हमें प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज देखने को मिलती थी, या प्राइवेट सेक्टर जो है, जो प्राइवेट सेक्टर है वो बहुत ही कम जगहों पर देखने को मिलता था। क्यों? बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, उसके बाद में जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा अलाउ नहीं करती थी प्राइवेट सेक्टर को। लेकिन आफ्टर 1991 क्या हुआ? ये एक रिफॉर्म लेकर आए गए। वर्ल्ड बैंक एंड IMF ने बोला कि हम आपको लोन देंगे, लेकिन उसके लिए आपको आपकी इकोनॉमी में चेंजेस लाने पड़ेंगे। आपको आपकी इकोनॉमी को फ्री और ओपन इकोनॉमी बनाना पड़ेगा। राइट, ये जो हमारा LPG रिफॉर्म्स है, ये मेनली कहाँ से आया? ये किसने सजेस्ट किया? ये तो दैट वाज वर्ल्ड बैंक एंड IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, ये चीज़ मैं आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, तो आई होप सो कि आप लोगों को ये पता है। ये पूरी जो स्टोरी थी LPG रिफॉर्म्स के पीछे की वो आप लोगों को पता होगी। ठीक है, सो प्राइवेटाइजेशन लाने के फायदे क्या हुए? देखो, सिंपल सी चीज़ है स्टूडेंट्स, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थे। हम लोगों ने एक चीज़ देखी थी कि जो गवर्नमेंट सेक्टर्स थे या जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी, उसमें हम लोग देख रहे थे कि इनएफिशिएंट मैनेजमेंट था। राइट, ये जो पूरा फाइनेंशियल क्राइसिस अकर हुआ था, इसका मेन रीजन क्या था? इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। जो पब्लिक सेक्टर था वो बहुत अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहा था सारी चीज़ों को। हाँ, ये चीज़ देखी गई कि इंडिपेंडेंस मिली, उसके बाद में 1990 तक कहीं ना कहीं ग्रोथ देखने को मिली, लेकिन वो ग्रोथ जो थी वो सिग्निफिकेंट नहीं थी। ओके, एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन एम्प्लॉयड थी। इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर बहुत कम थे। सर्विस सेक्टर तो एकदम नेग्लिजिबल था, एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था उसमें भी बहुत कम प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन थी। जो एक्स्ट्रा लोग काम कर रहे थे एग्रीकल्चर सेक्टर में, उन्हें
इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर एब्जॉर्ब नहीं कर सकती थी, इसलिए वो एक्स्ट्रा लोग वहीं काम करते रहे। तो ये जो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया गया उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम अराइज हुई, और ये गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स बहुत बढ़ गए, गवर्नमेंट के रेवेन्यूज बहुत कम हो गए, गवर्नमेंट के पास में फंड्स नहीं बचे कि अब वो उनकी जो फंक्शनिंग है वो कंटिन्यू रख सके। ओके, तभी वो लोग गए हेल्प मांगने के लिए, फाइनेंशियल हेल्प मांगने के लिए, और उन्हें ये सब कुछ सजेशंस मिले थे। तो हम लोगों ने देखा कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या कहाँ पर आई थी, मैनेजमेंट में। अगर अच्छे से मैनेज किया गया होता सब कुछ फ्रॉम दी स्टार्टिंग तो वो सारी चीजें सही होती। ओके, और उसके बाद में भी हम लोगों ने देखा कि मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आ रही है और गवर्नमेंट के रेवेन्यूज बहुत कम हो रहे हैं, एक्सपेंडिचर्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, गवर्नमेंट अब बहुत ही डेप्थ में जा चुकी है, फिर भी गवर्नमेंट जो है वो अपनी इकोनॉमी को ओपन अप नहीं कर रही थी, बिकॉज कहीं ना कहीं जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए थे, जो पॉलिसीज फ्रेम की गई थी, उनमें कुछ गड़बड़ थी। ठीक है, तो इसलिए फिर क्या डिसाइड हुआ कि अब जब पब्लिक सेक्टर इससे एफिशिएंटली मैनेज नहीं कर सकती तो सारी चीजें किसके हैंड्स में दे दो, प्राइवेट सेक्टर के। सिर्फ जो बहुत ही एसेंशियल, बहुत ही जरूरी सेक्टर्स है वो पब्लिक सेक्टर के अंडर रखो, अदरवाइज बाकी सारे सेक्टर्स को ओपन अप कर दीजिए। किसके लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए। जब प्राइवेट सेक्टर फॉर्म होगा और जब प्राइवेट सेक्टर उन सारी जगहों पर काम करेगा तो वो काफी अच्छे से वर्क होगा। एक उसका रीजन क्या है, क्योंकि कंपटीशन होगा, और ये चीज मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुकी हूं, जब तक कंपटीशन नहीं होगा तब तक ग्रोथ नहीं होगी। सिर्फ अगर एक सिंगल इंडस्ट्री है और अगर वही एक फंक्शन कर रही है तो वो इंडस्ट्री की ग्रोथ नहीं हो सकती। ग्रोथ अगर करनी है तो उसके लिए कंपटीशन की जरूरत है। ठीक है, तो इसलिए ये डिसाइड किया गया कि अब पब्लिक सेक्टर को हटाओ और प्राइवेट सेक्टर लेकर आओ, और जिसे कि हम क्या बोलते हैं, प्राइवेटाइजेशन। ओके, सो प्राइवेटाइजेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ये जो एक टर्म है इसे आप अच्छे से याद कर लीजिए, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। देखो सिंपल सा हमें समझ में आ रहा है, इस टर्म का मतलब जो ओनरशिप है उसे ट्रांसफर कर दो। अब किससे किसको ट्रांसफर करना है, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जो पीएसयूज हैं, उनसे उस ओनरशिप को ट्रांसफर कर दो। कहां पर, प्राइवेट सेक्टर पर। ठीक है, जो एक्स्ट्रा इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर ने ओन करके रखी है उनका ओनर अब किसको बना दो, प्राइवेट सेक्टर को। ठीक है, तो वो है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू द एंटरप्रेन्योर्स इन द प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, क्या क्या ट्रांसफर कर दिया, ओनरशिप, मैनेजमेंट और कंट्रोल ट्रांसफर कर दिया। किसका, पीएसयूज का, किसके, प्राइवेट सेक्टर को दे दिया। ठीक है, privatization implies greater role of private sector in the economic activities of the country। ठीक है, ये बिल्कुल ही सिंपल सी चीज है जो कि हम बहुत ही इजीली समझ सकते हैं कि प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या हो रहा है। यह प्राइवेटाइजेशन क्या इंप्लाई कर रहा है, ग्रेटर रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, हम यही बोल रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर को कम काम दो, पब्लिक सेक्टर से अब जो चीजें उनसे मैनेज नहीं हो रही है उन्हें प्राइवेट हैंड्स में दे दो। ठीक है, तो ये एक जो प्राइवेटाइजेशन क्या इंप्लाई करता है ये हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और याद भी रख सकते हैं। ओवर द ईयर्स इंडियन गवर्नमेंट हैज डाइल्यूटेड इट्स स्टेक in several public enterprises including IPCL, IPL, मारुति उद्योग etc। ठीक है, ये अभी भी हम लोग ये प्राइवेटाइजेशन देखते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्राइवेटाइजेशन आया 1991 में बस तब जितनी भी इंडस्ट्रीज है उन्हें प्राइवेट हैंड्स में दे दिया और हो गया काम, ऐसा नहीं है। अभी भी एट प्रेजेंट भी आप लोग प्राइवेटाइजेशन देख रहे हो। गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, गवर्नमेंट जो उनके अंडरटेकिंग्स हैं वो किससे पास ऑन कर रही है, प्राइवेट सेक्टर को। सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर आज की डेट में हम ले तो बहुत सारी जो गवर्नमेंट बैंक्स थी, राइट, उन्हें अब प्राइवेट कर दिया गया है। ठीक है, वहां पर क्या हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ। ओके, सो ये गवर्नमेंट जो है वो अपना स्टेक जो है वो डाइल्यूट कर रही है, अपना जो शेयर होल्डिंग है उसमें वो कम कर रही है, और प्राइवेट सेक्टर को ये सारी चीजें, ये जो भी सेक्टर्स रिक्वायर्ड हैं वो सारे प्राइवेट सेक्टर को दे रही है। ठीक है, रीजन क्या है, बिकॉज गवर्नमेंट भी चाहती है कि ये हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रो करनी चाहिए। ठीक है, एंड प्राइवेट सेक्टर की
थ्रू ज़्यादा अच्छे से ग्रो करती है, ये एक फैक्ट है। एट प्रेजेंट अगर आप देखो तो बहुत सारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं जो लॉस में जा रहे हैं, एंड वही चीज अगर हम प्राइवेट सेक्टर में देखें, वही सेम सेक्टर को अगर हम देखें, वही सेम इंडस्ट्री को अगर हम देखें, तो प्राइवेट सेक्टर जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल BSNL एंड रिलायंस जियो, ठीक है। BSNL अब की जनरेशन पता नहीं उसे जानती भी है या नहीं, राइट। BSNL क्या है, एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, वो पूरा लॉस में जा रहा है। वही सेम काइंड ऑफ इंडस्ट्री जो है वो कौन सी आ गई, रिलायंस जियो, बहुत प्रॉफिट अर्न कर रही है, ठीक है। क्या हो गया यहाँ पे, प्राइवेट सेक्टर आ गया, बिकॉज ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट मैनेजमेंट, डिफरेंट एडवांस टेक्नोलॉजीज लेकर आती है प्राइवेट सेक्टर, और उसी की वजह से वो ग्रो करती है, ठीक है। जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस होते हैं उनमें हम बहुत ज़्यादा इन्वेंशंस नहीं देखते हैं। यही एक रीजन है कि प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर सकता है, ओके। प्राइवेटाइजेशन कैन बी डन इन 2 वेज। अब 2 वेज हैं कि प्राइवेटाइजेशन कैसे किया जाए, ये दोनों वेज हम समझ लेते हैं। सो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द प्राइवेट सेक्टर। अब ये तो सिंपल सा हो गया कि हमने जो है ट्रांसफर कर दी भाई अपनी ओनरशिप को, वो हो गया क्या हमारा जो प्राइवेटाइजेशन है वो हो गया, ठीक है। मतलब कि एक कोई पब्लिक ओन्ड इंडस्ट्री थी, उसे कहाँ शिफ्ट, उसे कौन सी सेक्टर को हैंड ओवर कर दिया गया, तो वो प्राइवेट सेक्टर को हैंड ओवर कर दिया गया, ठीक है। जैसे कि एक इंडस्ट्री है ए, ये एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, इसे पूरा का पूरा जो ओनरशिप है वो दे दी गई किसी एक बी को, जो कि एक प्राइवेट बंदा है, ओके। सो ये बी को कैसे दिया गया, उसके पूरे जो शेयर्स वगैरह थे सब सेल करके, ओके। उसकी जो पूरी ओनरशिप है, जो पेपर्स हैं वो चेंज करके कि अब ठीक है ये चीज आपकी हो गई। जैसे हम प्रॉपर्टी में डीलिंग करते हैं, ठीक है, एक प्रॉपर्टी किसी की होती है, वो सेल कर देता है, वो एक दूसरे पर्सन की प्रॉपर्टी बन जाती है। सेम वे में एक कोई इंडस्ट्री पब्लिक सेक्टर की थी, वो सेल कर दी, वो प्राइवेट सेक्टर की बन गई, ठीक है। तो एक तो एकदम सिंपल सा वे हो गया हमारा कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कर देना है। फिर उसके बाद में जो एक और हमारा काइंड ऑफ प्राइवेटाइजेशन करने के लिए जो एक और वे है हमारे पास में, वो क्या होता है स्टूडेंट्स, तो दैट इज डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, देखो इन्वेस्टमेंट करने का मतलब क्या हो गया कि एक कंपनी है ABC, ओके, एक कंपनी है ABC, मैंने उसमें इन्वेस्ट किया है। अगर मैं ये एक जनरल सी स्टेटमेंट आप लोगों को बोल रही हूँ, तो आप लोग इससे क्या इन्फर कर सकते हो कि मैंने उसमें इन्वेस्ट किया, इसका मतलब क्या कि मैंने उसके कुछ शेयर्स खरीदे होंगे या कुछ बॉन्ड्स वगैरह खरीदे होंगे, किसी भी काइंड ऑफ सिक्योरिटी को मैंने खरीदा है, राइट। तभी मैं बोल रही हूँ कि मैंने उसमें क्या किया, इन्वेस्ट किया। तो मैंने उस कंपनी के ABC कंपनी के शेयर्स खरीदे, तो मैं उसकी क्या बन गई, इन्वेस्टर। अब अगर मैं बोलूँ कि मैंने वो शेयर्स वापस जो है वो बेच दिए, पहले खरीदे थे, अब मैंने वो शेयर्स क्या कर दिए, बेच दिए, तो अब मैं इसे क्या बोलूंगी, ये डिसइन्वेस्टमेंट है, राइट। कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी किया गया था वो उसे अब मैं हटा रही हूं, ठीक है, तो वो क्या होगा, डिसइन्वेस्टमेंट होगा। सेम वे में जो गवर्नमेंट है वो भी डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू क्या कर सकती हैं, अपनी जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है उन्हें प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट कर सकती है, ठीक है। स्टूडेंट्स, अगर एक कंपनी का हम कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, यही लेते हैं कि ABC एक कंपनी है, इसमें अगर 49% ऑफ शेयर्स जो है वो ओन कर रही है प्राइवेट सेक्टर और 51% ऑफ शेयर्स जो हैं वो ओन कर रही है पब्लिक सेक्टर, तो इस कंपनी को, इस ABC कंपनी को हम कौन से सेक्टर की कंपनी बोलेंगे, दैट वुड बी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, बिकॉज यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स किसके पास में है, पब्लिक सेक्टर के पास में है। तो जब गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करती है, तो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब हम ये समझ रहे हैं कि वो जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो बेच देती हैं, ओके। जो ये 51% पब्लिक सेक्टर के पास में थे, उसने क्या किए, इन शेयर्स को सेल करना स्टार्ट कर दिया। अब प्राइवेट सेक्टर खरीदने लगा, और अगर ये हो गया कि प्राइवेट सेक्टर के पास में 51% ऑफ शेयर्स आ गए हैं,
तो अब ये जो एबीसी कंपनी है ये एक प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज हो जाएगी, ठीक है। अब वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज नहीं रहेगी। सो ये एक सेकेंड वे है जिसके थ्रू जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है वो प्राइवेट सेक्टर में चेंज हो सकती है। जो शेयर्स होते हैं वो सेल करके, ओके। जैसे कि मान लो किसी कंपनी के 100% शेयर्स जो है वो एक किसी गवर्नमेंट के पास में, तो गवर्नमेंट इसे सेल करना स्टार्ट कर देगी। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि उसका भी कंट्रोल रहे उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री पर, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, सिर्फ 51% ऑफ शेयर्स को सेल कर देगी, बाकी के 49 उनके पास है। तो वो अगर 49% ऑफ शेयर्स उनके पास में है तो पब्लिक सेक्टर दैट इज गवर्नमेंट का भी से होता है उस पर्टिकुलर कंपनी में। जब भी डिसीजंस लिए जाएंगे, जब भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होगी, तो गवर्नमेंट से भी पूछा जाएगा, गवर्नमेंट के डिसीजंस को भी ध्यान में रखा जाएगा। एंड इफ गवर्नमेंट वांट्स कि उसे 100% हम प्राइवेट सेक्टर ही बना दे, तो वो पूरे 100% शेयर्स भी सेल कर सकती है, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब समझ में आ गया होगा। इन्वेस्ट करने का उल्टा क्या हो गया, डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है। सो प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बाय सेलिंग of part of the equities of PSUs to the public. This process is known as disinvestment. अब एक चीज और ध्यान रखना, इक्विटी डिसइन्वेस्टमेंट में इक्विटी सेल होती है, ठीक है। जो डेप्थ होती है वो सेल नहीं होती। अब इक्विटी एंड डेप्थ क्या होती है, ये आई होप सो कि आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, आप लोगों ने आपके अकाउंट्स में पढ़ा होगा। इक्विटी में आपके शेयर्स आते हैं, ओके, एंड डेप्थ में आपके डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, वो ऐसी चीजें जो कि एक डेप्थ बढ़ाती है, ठीक है, जो एक कर्ज बढ़ाती है कंपनी के ऊपर, वो डेप्थ में आते हैं। इक्विटी में क्या है, शेयर्स आते हैं, ठीक है। मतलब कि आप उस कंपनी के ओनर हो। अगर मेरे पास में 1% ऑफ शेयर्स हैं किसी कंपनी के, तो मैं 1% ओनर हूं उस कंपनी की, ठीक है। सो डिसइन्वेस्टमेंट में इक्विटी सेल की जाती है, ओके। ये कभी मत लाना कि डिबेंचर्स या बॉन्ड्स या जो दूसरी और सिक्योरिटीज है वो सेल कर रहे हैं, नहीं, यहाँ पर शेयर्स सेल किए जाते हैं, ठीक है। सो आई होप कि ये जो दोनों पॉइंट्स हैं यहाँ आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि प्राइवेटाइजेशन किन दो वे से किया जा सकता है, ओके। फिर आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ प्राइवेटाइजेशन। अब भाई प्राइवेटाइजेशन हो, लिबरलाइजेशन हो या ग्लोबलाइजेशन हो, इन तीनों के कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स भी होंगे, कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी होंगे, ठीक है। तो अब हमें देखना क्या होता है, हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि हम भैया हम प्राइवेटाइजेशन लेकर आ रहे हैं तो फिर हम क्या करें कि उसकी जितने भी नेगेटिव ट्रेड्स है सब इग्नोर कर दें, ऐसा नहीं कर सकते। हमें उसे नेगेटिव ट्रेड्स को भी ध्यान रखना जरूरी है। क्यों? ताकि हम उन नेगेटिव चीज़ों को अच्छे से स्टडी करके उन्हें किसी भी काइंड में हार्म ना पहुंचाने दें हमारी इकोनॉमी को। इसलिए वो नेगेटिव चीज़ें भी हमें अच्छे से एग्जामिन करने की बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है। तो अभी तो हम देखते हैं पहले हम देखते हैं वो आर्ग्यूमेंट्स जो कि प्राइवेटाइजेशन के फेवर में है, ठीक है। मतलब कि प्राइवेटाइजेशन अच्छी चीज हुई, उस क्या क्या उसके बेनिफिट्स हुए या प्राइवेटाइजेशन लाने से क्या क्या अच्छा हो सकता है, वो आर्ग्यूमेंट्स हम समझते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या है, रिडक्शन इन बजटरी डेफिसिट। बजटरी डेफिसिट का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, जो गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस हैं वो किससे ज्यादा है, गवर्नमेंट के रेवेन्यू से। तो इससे हम बोलते हैं बजटरी डेफिसिट, ओके। बजट हम लोगों ने पढ़ा है अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी एक चैप्टर था उसमें, वो हम लोगों ने पढ़ा है। सो आई होप कि आप लोगों को बजटरी डेफिसिट का मतलब भी पता है। सो बजटरी डेफिसिट बताता क्या है कि जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर है वो किससे ज्यादा हो गए, रेवेन्यू से ज्यादा हो गए। अब जो फाइनेंशियल क्राइसिस अकर हुआ था उसका रीजन क्या था, उसका रीजन यही था ना कि जो एक्सपेंडिचर्स थे वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो रहे थे और जो रेवेन्यू थे वो बिल्कुल भी नहीं हो रहे थे या बहुत कम रेट से इंक्रीज हो रहे थे। ये जो गैप था बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू ये बहुत ज्यादा वाइड होता जा रहा था, ओके। अब गवर्नमेंट के पास में इतना सफिशिएंट रेवेन्यू नहीं बच रहा था कि वो इतने एक्सपेंडिचर्स इनकर कर सके, ठीक है। तो इसीलिए जो फाइनेंशियल क्राइसिस है वो है, ठीक है। अब
ये जो प्राइवेटाइजेशन लेकर आए, ओके, प्राइवेटाइजेशन समझ लो, लिबरलाइजेशन समझ लो या ग्लोबलाइजेशन समझ लो, उसका मेन मोटिव क्या था कि ये जो आपकी इकोनॉमी इतनी अनस्टेबल चल रही है उसको स्टेबल कीजिए, राइट। ये इनस्टेबिलिटी दिखा रहा है हमें, इसे स्टेबल करो। अब इसे स्टेबल करने के लिए रिफॉर्म्स लाए, तो ऑब्वियस सी चीज है कि प्राइवेटाइजेशन की वजह से क्या होगा, बजटरी डेफिसिट कम होगा। अब कैसे होगा ये चीज भी अभी हम समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहले प्राइवेट सेक्टर नहीं था तो क्या थी, पीएसयूज। पीएसयूज का मतलब क्या हो गया, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, ठीक है, सॉरी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। पीएसयूज थी तो जितना भी एक्सपेंडिचर था इन्हीं को करना पड़ रहा था, इन्हें प्रॉफिट नहीं हो रहा था तो भी इनकी दिक्कत थी, इन्हें तो भी क्या है कि सारा जो प्रोडक्शन है वो तो करना ही पड़ेगा, राइट। अगर कोई एक गुड का प्रोडक्शन कर रहे हैं और उससे प्रॉफिट अर्न नहीं हो रहा है तो भी जो है ये पीएसयूज को क्या करना पड़ रहा था कि वो प्रॉफिट जो प्रोडक्शन है वो तो उनका कंटिन्यू ही था। उसके बाद में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का मेन मोटिव क्या है, सोशल वेलफेयर, राइट। ये प्रॉफिट मोटिव से काम करते ही नहीं थे, ये सोशल वेलफेयर मोटिव से काम करते थे। तो सोशल वेलफेयर कर रहे हैं तो वो अपने प्रोडक्ट्स के बहुत ज्यादा हाई प्राइसेस भी नहीं रख सकते थे, ठीक है। अब उसके बाद में उन्हें ये समझ में आ रहा था कि उनके जो रेवेन्यू वो तो हो गए कम और उनके जो एक्सपेंडिचर है वो होते जा रहे हैं ज्यादा। अब अगर यही चीज क्या किया गया, प्राइवेट सेक्टर को दिया गया, ठीक है। अब ये जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी ये हमने प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट कर दी। हमने दो वेज पढ़े स्टूडेंट्स अभी, क्या किस वे में ये जो पब्लिक सेक्टर है उसे प्राइवेट हम कर सकते हैं। एक तो हो गया डिसइन्वेस्टमेंट और दूसरा हो गया ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप में क्या कि ये पूरी की पूरी जो आपकी यूनिट है वो आपने सेल कर दी, ठीक। अब एक सिंपल सी चीज, अगर डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है गवर्नमेंट, ओके, मतलब कि क्या उनके जो शेयर्स हैं वो सेल कर रही है, तो क्या वो फ्री में सेल कर रही है, नहीं। वो अगर उनके शेयर्स सेल कर रही है तो उसके इन रिटर्न वो पेमेंट लेगी, राइट। सो क्या हुआ, यहां से डिसइन्वेस्टमेंट हुआ तो प्राइवेट सेक्टर से जो मनी था वो कहां गया, पब्लिक सेक्टर में गया, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी था। मतलब गवर्नमेंट को चाहिए था, मनी तो चाहिए ही था, तो वो प्राइवेट सेक्टर से मनी जो है पब्लिक सेक्टर में गया। उसके बाद में अगर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप भी कर रहे हैं, मतलब कि जो पूरी यूनिट है अगर उसे सेल कर रहे हैं तो उसमें भी अगर वो सेल कर रहे हैं तो वो फ्री में सेल नहीं कर रहे हैं, राइट। अगर आज कोई एक प्रॉपर्टी खरीदता है, कोई एक प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, मैं एक प्रॉपर्टी सेल कर रही हूँ, आप एक प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, वही सेम, तो आपको उस प्रॉपर्टी के लिए पेमेंट करना पड़ेगा और मैं उस प्रॉपर्टी के लिए आपसे चार्ज करूंगी, मैं फ्री में तो वो नहीं देने वाली ना। तो सेम चीज जो पीएसयूज है वो फ्री में तो सेल नहीं होंगे ना प्राइवेट सेक्टर को, उसके थ्रू क्या चाहिए, मनी चाहिए, ठीक है। मनी इधर आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। मनी के आने से क्या हुआ, रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। अब उसी के साथ साथ में देखो स्टूडेंट्स, ये पीएसयूज को मैनेज करने के लिए भी तो मनी चाहिए था, राइट। फ्री में तो ये पीएसयूज को मैनेज नहीं कर सकते, उनको मैनेज करो, उनके स्टाफ को सैलरी दो, जो रॉ मटेरियल्स हैं वो खरीदो, हर एक चीज के लिए। अगर एक कोई भी फंक्शनिंग चल रही है तो उसके लिए क्या चाहिए, मनी चाहिए। अब ये पीएसयूज तो हमने कर दिए सेल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब जो हमारा यहाँ पर जो फंक्शनिंग के लिए जितना भी अमाउंट चाहिए था अब उसकी जरूरत नहीं है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जो एक्सपेंडिचर थे वो पहले अगर इतने थे तो थोड़े बहुत एक्सपेंडिचर्स भी कम हो गए। सही हो रहा है ना। अब थोड़ा सिस्टम हमारा जो ये एक्सपेंडिचर रेवेन्यू का जो इनस्टेबिलिटी थी वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो ठीक हो रही है। यहाँ से एक्सपेंडिचर कम होते हुए दिख रहे हैं और वहां पर हमें रेवेन्यू इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो बजटरी डेफिसिट है ये रिड्यूस हो रहा है, राइट। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो ये एक एक बेनिफिट था, राइट, किसका, प्राइवेटाइजेशन का। सो आई होप कि ये जो फर्स्ट वाला पॉइंट है ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि बजटरी डेफिसिट में रिडक्शन कैसे आएगा।
फिर जो सेकेंड पॉइंट आया हमारा क्या है, कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट। ये एक कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट, कंपटीशन, ये तो मैंने आप लोगों को बोला है इस चैप्टर के स्टार्टिंग से ही कि बहुत अच्छे से इस वर्ड को अपने माइंड में फिट कर लीजिए आप लोग। कहीं पर भी जहां पर आपको लगे इसे यूज करो ये। और एक सबसे अच्छी चीज कि ये ऑलमोस्ट सारी जगहों पर, इस चैप्टर के तो सारी जगहों पर यूज हो ही जाएगा। कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट क्रिएट करना था, तो ये भी प्राइवेटाइजेशन की हेल्प से हुआ, बिल्कुल हुआ। देखो पहले क्या था, जब तक प्राइवेट सेक्टर नहीं था तब तक मोनोपोली थी, राइट। मोनोपोली का आई होप सो कि आप सभी को मीनिंग अच्छे से पता है। ये सारी चीजें हम अपनी प्रीवियस बुक्स में पढ़ चुके हैं, राइट। फॉर्म्स ऑफ मार्केट के अंदर हम लोगों ने मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, ये सब कुछ पढ़ा है। सो जब तक प्राइवेट सेक्टर नहीं था, ठीक है, तब तक क्या थी, मोनोपोली थी। किसकी मोनोपोली थी, गवर्नमेंट की मोनोपोली थी, राइट। बिकॉज सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थे तो उनकी मोनोपोली चल रही थी। अब जब तक एक मोनोपोली चलेगी, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ अगर एक ही इंडस्ट्री फंक्शन करेगी तो उसकी वजह से वो इंडस्ट्री कभी ग्रो नहीं करेगी, राइट। अगर किसी भी चीज को, किसी भी पर्सन को, किसी भी सेक्टर को ग्रो करवाना है तो जरूरी है कि वहां पर कंपटीशन हो, राइट। सो ये एक मोनोपोली जब तक थी तब तक कंपटीशन था ही नहीं, और इसकी वजह से भी ये जो इंडस्ट्रीज थी ये ग्रो नहीं कर रही थी, बिकॉज उन्हें किसी काइंड का फियर नहीं था। लेकिन वही चीज, ये जो एक इंडस्ट्री थी ये प्राइवेट कर दी गई। ओके, यहाँ पर हमें प्राइवेटाइजेशन देखने को मिला। ये एक ए इंडस्ट्री बनी, सेम प्रोडक्ट की, या हम बोल सकते हैं सिमिलर प्रोडक्ट की एक और इंडस्ट्री बनी बी, और वही सेम में देखो कि एक और इंडस्ट्री बनी सी, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो शूज के या फुटवेयर, आई शुड से। आज की डेट में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, राइट। एडिडास, नाइकी, प्यूमा, आप लोगों को अलग अलग मिलेंगे। सब में क्या चल रहा है स्टूडेंट्स, सब में चल रहा है कंपटीशन, राइट। सब लोग एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हमें ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट जो है वो बनाना है। तो ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या चाहिए, ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी, ज्यादा अच्छा मैनेजमेंट वगैरह, सब कुछ, ज्यादा अच्छी फंक्शनिंग, ज्यादा अच्छा माइंडसेट डिपेंड करता है। जितना ज्यादा इनोवेटिव आप रहोगे उतना ज्यादा अच्छा आपका प्रोडक्ट बन सकता है, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लोगों को क्या चाहिए वो बनाया जाएगा, लोग सेटिस्फाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे ये चेक किया जाएगा। ये सब कुछ क्यों हुआ, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास में 3-4 इंडस्ट्रीज थी। अगर वही शूज की सिर्फ एक इंडस्ट्री होती तो वो उनका क्या जा रहा है, उनका तो एक सिंपल मोटिव होता है कि हम कुछ भी बना दे, लोग खरीदेंगे ही, बिकॉज उनके पास में कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन अब अगर ये ए इंडस्ट्री कुछ भी बना दे तो कोई भी कंज्यूमर जाकर इसके प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। क्यों, बिकॉज उसके पास में ऑप्शंस हैं दूसरे जो कि अच्छे अच्छे प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो ये, क्योंकि ये ए नहीं चाहता कि उसके कंज्यूमर्स बी या सी के पास जाए, तो ए क्या करेगा, उसके प्रोडक्ट्स में इंप्रूवमेंट लाएगा। इन शॉर्ट क्या होगा कि पूरी जो इंडस्ट्री है वो ग्रो करेगी और इंडस्ट्री के साथ साथ में पूरी जो इकोनॉमी है वो ग्रो करेगी, ठीक है। तो जो हमारे प्राइवेटाइजेशन की वजह से क्या हुआ, कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट भी क्रिएट हुआ। ओके, फिर आता है हमारा थर्ड पॉइंट, बेटर मैनेजरियल एफिशिएंसी। अब इससे क्या समझ में आ रहा है, देखो जो हमारा ये फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ उसमें हमने क्या बोला कि एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, राइट। जो गवर्नमेंट थी वो अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रही थी, और वो क्योंकि अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रही थी इसलिए ये सारा जो गड़बड़ थी वो हुई। तो अब प्राइवेटाइजेशन का एक बेनिफिट क्या हुआ, बेटर मैनेजरियल एफिशिएंसी, ठीक है। हर एक पॉइंट पर जहां पर जैसा मैनेजमेंट चाहिए वैसा हम प्राइवेट सेक्टर में देखते हैं। आज के डेट में देखिए स्टूडेंट्स, जो प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेज होते हैं, ओके, उसमें एक कंपनी है अगर, तो एक कंपनी में आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स दिखते हैं। एचआर डिपार्टमेंट अलग हो गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट अलग हो गया, इन सब के जो हेड हैं वो अलग हो गए, सीईओ अलग हो गए। तो यहाँ पर देखिए हर एक चीज को सिस्टमैटिकली डिवाइड कर दिया गया।
ताकि कहीं पर भी कुछ भी गड़बड़ ना हो, ठीक है। और अगर एक कोई से भी डिपार्टमेंट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी वजह से दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो इस सब चीज को बहुत ही इफेक्टिवली एफिशिएंटली मैनेज करना कौन लेकर आया? प्राइवेटाइजेशन। जब गवर्नमेंट सेक्टर्स थे, जब गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स थी, तब इतना मैनेजमेंट नहीं था, ठीक है भाई, हमने 1% रख दिया है, देख लो अब जिसको जैसा जो भी काम करना, ये थोड़ा बहुत ऐसा था। उसके बाद में प्राइवेटाइजेशन आया तो इसमें मेन मोटिव क्या था? प्रॉफिट, राइट। प्रॉफिट अर्न करना था, यहाँ पर कोई चैरिटी नहीं करनी है, कोई सोशल वेलफेयर नहीं करना है, क्या करना है? प्रॉफिट अर्न करना है। तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए अननेसेसरी स्टाफ नहीं रखे जाएंगे। उसके बाद में आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज के कंपैरिजन में आपको जो एडवांस्ड और न्यू और अच्छी टेक्नोलॉजीज है वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगी। उसके बाद में वेस्टेज नहीं होगा किसी भी काइंड ऑफ रिसोर्स का, बिकॉज अगर वेस्टेज होगा तो वो कहीं ना कहीं एक्सपेंस में ऐड ऑन करेगा, और वो एक्सपेंस किसका होगा? वो एक्सपेंस अल्टीमेटली उस कंपनी का होगा, ठीक है, जो उस कंपनी के ओनर्स है। तो वेस्टेज नहीं किया जाएगा रिसोर्सेज का, हर एक चीज को एफिशिएंटली यूटिलाइज किया जाएगा, राइट। ये हम इस प्रॉफिट मोटिव से बता सकते हैं। प्रॉफिट तो तभी अर्न होगा ना जब सब कुछ अच्छे से प्रॉपर एक सिस्टमैटिक वे में हो, एक एप्रोप्रिएट स्टाइल है, जो एक एप्रोप्रिएट वे है, उसमें सारा काम जब होगा तो वो प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये भी इस पर्टिकुलर मोटिव को आप मिक्स करके या इस पर्टिकुलर मोटिव के हेल्प से आप इसके अंदर जो है अपना कंटेंट बना सकते हैं एंड लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये भी एक क्या हो गया? हमारा बेनिफिट हो गया। फिर उसके बाद में आ गया क्विक डिसीजन मेकिंग। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि एक जो आपकी कंपनी है उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, राइट। यहाँ पर हमारा आ गया R&D डिपार्टमेंट, दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। फिर आ गया हमारा ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, ठीक है, HR डिपार्टमेंट आ गया। फिर आ गया हमारा एक मार्केटिंग वाला डिपार्टमेंट, ओके। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट अलग हो गया, ठीक है। तो ये कुछ हमने बोला कि ये अलग अलग हमारे डिपार्टमेंट हो गए। अब इसमें आप समझ लो कि कुछ पैकेजिंग वाला अलग हो गया, ठीक। तो अब अगर कोई भी एक प्रॉब्लम आई, मान लो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले ने बोला कि हमने अभी अभी रिसर्च किया है, ओके, कि अभी एक कोई न्यू ट्रेंड आया है, ठीक है, कोई न्यू ट्रेंड आया है, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो उसके अकॉर्डिंग नहीं बन रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है कि उस प्रोडक्ट में थोड़े चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो ये जो एक पर्टिकुलर एक डिसीजन आया कि अब हमें चेंजेस लाने अपने प्रोडक्ट में, ठीक है। तो क्या ये जो प्रोडक्ट में चेंजेस लाने उससे HR डिपार्टमेंट को कुछ करना है? नहीं। HR डिपार्टमेंट का काम क्या है? रिक्रूटिंग, स्टाफिंग, ये वाला, ठीक है। उसके बाद में मार्केटिंग डिपार्टमेंट को कुछ काम करना है। तो देखो, हाँ, न्यू ट्रेंड आया है, कोई हम अपने प्रोडक्ट्स में चेंजेस लाएंगे, तो अब मार्केटिंग वाले का काम क्या हो गया कि वो जो उनके न्यू प्रोडक्ट्स हैं उनकी मार्केटिंग स्टार्ट करे, ठीक है, एडवर्टीजमेंट्स वगैरह स्टार्ट करे कि अब जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उसमें आपको ये न्यू फीचर मिलेगा। ये किसका काम हो गया? मार्केटिंग वाले का। ये जो ट्रेंड आया है उसके अकॉर्डिंग क्या करना है कि अब मैन्युफैक्चरिंग में चेंजेस करना है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग वाला क्या करेगा? जो भी चेंजेस करने हैं प्रोडक्ट में वो किए जाएंगे, ठीक है। और पैकेजिंग में भी अगर कोई चेंजेस करने तो वो किए जाएंगे। अब देखो, इस एक प्रॉब्लम के लिए या इस एक न्यू चीज हमें पता चली थी बाय रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो सिस्टमैटिकली क्या हुआ? हर एक चेंजेस हुए। ऐसा नहीं हुआ कि जब तक ये प्रोडक्ट बनेगा नहीं तब तक मार्केटिंग वाला चालू नहीं करेगा अपनी एडवर्टाइजमेंट करना। भाई, हमने सोचा कि ये चेंजेस लाने हैं, एक प्रोडक्ट हमने बना दिया, एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बना दिया, एंड उसकी हेल्प से अगर कोई भी एडवर्टीजमेंट वगैरह करना है तो वो कर दिया। अभी बल्क ऑर्डर बनने में तो टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन हम उसकी एडवर्टीजमेंट वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हर एक डिपार्टमेंट जो है वो अपने अपने लेवल के अकॉर्डिंग, अपने अपने जो उनकी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग चेंजेस कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस ले रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा है कि
बहुत लंबी कोई प्रोसेस हो रही है कि पहले ये हमने ऊपर से पूछा, ठीक है, मतलब सीईओ वगैरह से पूछा, जो हमारे मैनेजरियल पोस्ट पर जो लोग बैठे हैं उनसे पूछा, बिल्कुल उनसे तो पूछा गया है, सब कुछ उन्हीं के अंडर हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि अब वहां पर अभी गई है सबसे ये टॉप मैनेजमेंट में बात गई है, उसके बाद में यहाँ से अप्रूव होके वो धीरे धीरे कहाँ आई, मिडिल मैनेजमेंट में आई, डिफरेंट सबको बताया, फिर उसके बाद में वो और नीचे गई। मतलब ये बहुत ज़्यादा एक लॉन्ग प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है। क्यों? बिकॉज यहाँ पर मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, और जब मैनेजमेंट अच्छा है तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो बहुत ही जल्दी कम्युनिकेट की जा सकती है, ठीक है। हमें ऐसा नहीं है कि पूरी कंपनी के जितने भी वर्कर्स हैं सबको एक साथ में बुलाना पड़ेगा और एक साथ में बुलाकर सबको अपना अपना अलग अलग काम समझाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ये जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, इन डिपार्टमेंट्स के जो हेड है उन्हें काम समझा दीजिए, फिर अपने अपने डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग और उनकी वर्किंग के अकॉर्डिंग ये सारे जो हेड्स हैं वो जो वर्क है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। बहुत जल्दी हो गया काम, राइट। डिसीजन जो था वो जल्दी ले सकते हैं, ओके। तो ये भी प्राइवेटाइजेशन में हमने सीखा या समझा कि क्विक डिसीजन मेकिंग आया गया था। अगर यही चीज एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में होती तो बहुत टाइम लगाती। आज की डेट में देख लो, आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाओ या आपको कोई एक गवर्नमेंट का मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम करवाना होता है, तो एक तो बहुत ज़्यादा वो हेडेक लगता है कि अभी तो हमें पता नहीं गवर्नमेंट काम है भाई, सरकारी काम है, पता नहीं कितने चक्कर लगवाएंगे ये, राइट। ये एक नॉर्मल सी थ्योरी है हमारे माइंड में कि ये सरकारी काम है तो टाइम तो लगना ही है, तो वो एक्चुअल में टाइम लगता ही है। और वही चीज़ हम बोलते हैं कि अगर ये प्राइवेट का होता तो अभी हो जाता। एक सिंपल से एग्जाम्पल बैंक का ले लो, ठीक है। बैंक का ले लो, एक साइड लो आप एक गवर्नमेंट बैंक और एक साइड लो आप एक प्राइवेट बैंक। अगर आपको बैंक में कोई काम है तो जब प्राइवेट बैंक में आपका काम जल्दी होगा एज कंपेयर टू गवर्नमेंट बैंक्स, राइट। सिंपल सा यहीं पर ही समझ में आ गया क्विक डिसीजन मेकिंग का हमें, कि पब्लिक सेक्टर में डिसीजन इतनी जल्दी नहीं लिए जा सकते जितनी जल्दी प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस में लिए जा सकते हैं। और एक क्विक डिसीजन जो है वो अच्छी चीज है। हम सब भी तो वही चाहते हैं कि भाई जल्दी जल्दी काम हो हमारा, हम भी वेट नहीं करना चाहते, तो वो भी एक क्या हुआ, एक बेनिफिट हुआ प्राइवेटाइजेशन का। फिर आता है प्रमोट्स कंज्यूमर्स सोवरेनिटी, ठीक है। ये जो है स्टूडेंट्स, ये कंज्यूमर्स आएगा, दैट वुड बी अपॉस्ट्रोफी एस। तो कंज्यूमर्स सोवरेनिटी, सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है, एक सुप्रीम पावर, ठीक है। एक सुप्रीम पावर या सुप्रीम अथॉरिटी या एक कोई सुप्रीम पावर है जो हमें कंट्रोल कर रही है, ठीक है, वो क्या हो जाता है हमारा सोवरेनिटी का मतलब। नाउ हम यहां पर क्या बोल रहे हैं ये समझो, प्रमोट कंज्यूमर्स सोवरेनिटी, मतलब कि जो कंज्यूमर की पावर है हम उसे प्रमोट कर रहे हैं। कुछ समझ में आया आप लोगों को? देखो बहुत ही इजी चीज है। एक चीज हमें पता है स्टूडेंट्स, या आप लोगों ने आपके शायद बिजनेस स्टडीज में पढ़ी भी होगी कि कंज्यूमर जो होता है वो किंग होता है। कंज्यूमर के अकॉर्डिंग जो है गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाता है, राइट। मेरी जो नीड्स होगी, मैं जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से सेटिस्फाई होंगी, एक कंपनी क्या सोचेगी कि वो उसी का प्रोडक्शन करे, राइट। ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है सारी कंपनीज, वो किस लिए करती है, ये देखने के लिए कि जो उनके कंज्यूमर्स हैं उनकी डिमांड क्या है, वो क्या चाहते हैं, वो एक प्रोडक्ट में, एक प्रोडक्ट से कितने सेटिस्फाइड है, किस पर्टिकुलर प्लेस पर वो उन्हें सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, एक प्रोडक्ट में वो क्या क्या फीचर्स जो हैं वो चाहते हैं, राइट। तो ये एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू उन्हें पता चलता है। फिर वो जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग बनाते हैं, जो उन्होंने पूरा रिसर्च किया, तो उनके जो भी कंक्लूजन्स आते हैं उसकी हेल्प से वो लोग उनके प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि हमारी पावर चल रही है, राइट। जो कंज्यूमर्स उनके अकॉर्डिंग सारा काम चल रहा है, तो कंज्यूमर्स सोवरेनिटी को प्रमोट किया जाता है। प्राइवेट सेक्टर जो होता है वो देखता है कि वो चीज बनाओ जो कंज्यूमर्स को चाहिए, वो नहीं जो हमारा मन है,
जो कंज्यूमर्स को चाहिए वो बनाया जाए। पब्लिक सेक्टर में क्या हो रहा था, पब्लिक सेक्टर में कोई कंपटीशन नहीं था, मोनोपोली थी, जो उनने प्रोडक्ट बना दिया वही लोगों को खरीदना पड़ेगा, और ना ही पब्लिक सेक्टर इतना स्पेंड कर रही थी उनके रिसर्च डेवलपमेंट रिसर्च पर कि वो ये सारी चीजें पता चले उन्हें कि क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, राइट। लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर पर जब आया तो क्या हुआ, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बना। अगर एक कंपनी ए एक कंज्यूमर को सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है, कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन के अकॉर्डिंग या उसके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग गुड्स का प्रोडक्शन नहीं कर रही है, तो इनका जो कंज्यूमर है वो कोई इनके ही प्रोडक्ट के लिए नहीं बैठा रहेगा, ये जो कंज्यूमर है ये किसी दूसरी कंपनी में चला जाएगा, ठीक है, दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करने लगेगा, बिकॉज उसे यहाँ पर ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये जो ए है ये लॉस में जाने लगेगा, इसे लॉस इनकर करना पड़ेगा, या इसके जो कंज्यूमर्स है वो अगर दूसरी कंपनी के पास में जाएंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो खत्म हो रही है, राइट। तो इसीलिए ये कंपटीशन के कारण क्या हो रहा है कि कंज्यूमर्स सोवरेनिटी को प्रमोट किया जा रहा है, या कंज्यूमर की जो पावर है उसे सबसे ज्यादा सुप्रीम रखा जा रहा है, कंज्यूमर की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग सारा काम किया जा रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, देखो सारे कंज्यूमर्स भी खुश, मतलब कि जितने कंट्री मेंबर्स हैं वो खुश कि उन्हें जो डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिए वो मिल रहा है। अब उन्हें बहुत ज्यादा फॉरेन सेक्टर पर डिपेंडेंट रहने की भी जरूरत नहीं होगी ना, बिकॉज उन्हें उनका डिजायर्ड प्रोडक्ट यहीं पर ही मिल रहा है। एंड इवन जो रेट्स हैं वो भी कंपटीशन के कारण क्या होंगे कि हर एक कंपनी क्या सोचेगी कि उनका जितना ज्यादा चीप बन सके ले ले, बिकॉज हर एक कंज्यूमर यही चाहेगा कि उससे अगर कोई दो प्रोडक्ट्स हैं उसके सामने सेम क्वालिटी के सेम फीचर्स के, तो जो चीप होगा वो उसी के पास में जाएगा, राइट। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये जो कंज्यूमर सोवरेनिटी को भी प्रमोट किया जाता है बाय प्राइवेटाइजेशन। प्रॉफिट ओरिएंटेड डिसीजंस, बहुत ही सिंपल सा है इसका ये बेनिफिट या आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर हम बोल सकते हैं कि प्रॉफिट ओरिएंटेड डिसीजंस लिए जाते हैं। अब ऑब्वियस सी चीज है, हमें पता है कि प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना, राइट। यहाँ पर सोशल वेलफेयर नहीं करना हमें, यहाँ पर हमें क्या करना है, प्रॉफिट अर्न करना है। तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए हर एक पॉसिबल वे देखा जाएगा जिसमें कि हर एक रिसोर्स एफिशिएंटली यूटिलाइज हो, जिससे कि हर एक कंज्यूमर जो है वो ज्यादा सेटिस्फाई हो, हर एक जो इंडस्ट्री है वो क्या सोचेगी कि उसके ब्रांड वैल्यू को इंक्रीज करे, राइट। तो प्रॉफिट ओरिएंटेड डिसीजंस लिए जाएंगे। सो प्रॉफिट ओरिएंटेड डिसीजंस जो हैं वो हेल्प करेगा एक इंडस्ट्री को ग्रो करने में, ठीक। देन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट में भी इंक्रीज होगा और एम्प्लॉयमेंट डिसीजंस में भी इंक्रीज होगा। देखो इन्वेस्टमेंट में प्राइवेटाइजेशन के कारण इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज कैसे हुआ। स्टूडेंट्स, अगर आज मुझे किसी भी एक कंपनी के शेयर्स खरीदने, ठीक है, तो मैं क्या चीज चेक करूंगी, कंपनी की फंक्शनिंग, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी की वैल्यू, ओके, और देखूंगी कि क्या वो कंपनी फ्यूचर में सक्सेस मिलेगा उसे, फ्यूचर में वो ग्रो करेगी या नहीं करेगी। मैं ऐसे ही आंख बंद करके किसी भी कंपनी का शेयर परचेज नहीं करूंगी। अगर मैं शेयर परचेज कर रही हूं किसी भी एक कंपनी का, तो मेरा मोटिव क्या होगा या मैं क्या चाहूंगी कि इन फ्यूचर मुझे वो शेयर से प्रॉफिट अर्न होना चाहिए, राइट। तो ऑब्वियस सी चीज है कि मैं एक कंपनी के बारे में सब कुछ अच्छे से स्टडी करने के बाद में उसके फ्यूचर प्लान्स, उसके जो पास्ट में रह चुके ट्रेंड्स हैं, वो सारी चीज़ों को अच्छे से स्टडी करने के बाद में ही मैं किसी भी एक कंपनी में इन्वेस्ट करूंगी। तो अब सिंपल सी चीज़ है, जब सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होते अगर, ठीक है, मतलब कि अगर प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स होते ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होते, तो मुझे पता है कि यहाँ पर तो मोनोपोली चल रही है, बिकॉज यहाँ पर कोई कंपटीशन है नहीं, तो ये कंपनी जो है वो ग्रो बहुत ही मुश्किल से करेगी, और करेगी भी तो बहुत ज़्यादा नहीं करने वाली, ठीक है। प्रॉफिट तो वो अर्न कर ही नहीं रही है क्योंकि सोशल वेलफेयर के मोटिव से काम करती है। तो मैं अगर वहाँ पे पैसे लगा रही हूँ अपने, तो वो जो मेरे पैसे मैंने लगाए उससे मुझे एडिक्वेट रिटर्न नहीं मिलेगा।
तो मेरा डिसीजन क्या होगा कि मैं वो जो मेरा अमाउंट है, वो जो मनी है, वो मैं अपने पॉकेट में ही रख लूँ, मुझे नहीं करना इन्वेस्ट, राइट, बिकॉज मुझे रिटर्न्स नहीं मिलेंगे उससे। लेकिन वही चीज़ जब प्राइवेटाइजेशन आया, जब प्राइवेट सेक्टर में सब कुछ चीज़ें गई, तो मुझे पता है कि यहाँ पर ये जो सेक्टर है, ये जो इंडस्ट्रीज है, ये ग्रो करेंगी, तो इसलिए मैंने अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो भी स्टार्ट किया, राइट। तो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट हुआ, बिल्कुल हुआ, ठीक है। तो कैसे इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज हो रहा है, होप सो कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। उसके बाद में एम्प्लॉयमेंट डिसीजंस, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है उनका मेन मोटिव क्या है, सोशल वेलफेयर। जरूरत हो लोगों की, नहीं हो, फिर भी लोगों को ले लिया उन्होंने अपनी इंडस्ट्री में वर्क करने के लिए। क्यों? क्योंकि सोशल वेलफेयर के मोटिव से काम कर रहे हैं ना, एम्प्लॉयमेंट तो प्रोवाइड करनी पड़ेगी, राइट। अब जो एम्प्लॉयड लोग हैं, हो सकता है कि वो इतने एफिशिएंट ना हो सकता है कि वो इतना अच्छे से वर्क नहीं कर रहे हो सकता है कि वो उतने केपेबल नहीं हो, लेकिन फिर भी मोटिव क्या है, सोशल वेलफेयर का। तो इसलिए हमने कुछ नहीं बोला, हमने उन लोगों को काम दे दिया। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में क्या होगा, अकॉर्डिंग टू जो उनकी नीड्स है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉयमेंट डिसीजंस लिए जाएंगे। अब हमने देखा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया कि जो पूरी आपकी इंडस्ट्री है, जो पूरी एक कंपनी होगी, वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है। तो वो डिवीजन के कारण क्या हो रहा है कि हर एक जो डिफरेंट डिपार्टमेंट है, उसमें उसी के लिए जो उसी के केपेबल जो लोग हैं वो लोग काम कर रहे हैं। तो अब अगर मैं रिसर्च में अच्छी हूँ तो मैं जाकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर को ही संभालूंगी या रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का ही पार्ट बनूंगी। ऐसा थोड़ी ना कि मुझे रिसर्च में, मतलब मैं रिसर्च मेरा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट और मैं जाकर एचआर के कोई एक डिपार्टमेंट में वर्क करूँ, तो वो क्या हो रहा है कि मेरी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग मैं वर्क नहीं कर रही हूँ, बस मुझे काम करना है इसलिए मैं काम कर रही हूँ। तो ये बेटर एम्प्लॉयमेंट डिसीजंस लेने में भी हेल्प करता है प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। सो आई होप कि ये जो आर्ग्यूमेंट्स जो कि फेवर में थे प्राइवेटाइजेशन के, ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब हमने फेवर देख लिया है, तो इसके अगेंस्ट भी देखना तो बनता ही है कि इसके अगेंस्ट में क्या क्या है, राइट। तो जो फर्स्ट वाला आया, क्या आया, सोशल वेलफेयर नेग्लेक्टेड। बिल्कुल सही बात है, हमें पता है कि काम क्या है प्राइवेटाइजेशन का, सॉरी प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट, राइट। तो यहाँ पर सोशल वेलफेयर जो है वो इग्नोर किया गया। प्रॉफिट अर्न करना है, मुझे पता है कि ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय करने की जरूरत नहीं है, राइट, मुझे पता है ना। तो मैं अननेसेसरी लोगों को यहाँ पर मेरी अपनी कंपनी में एम्प्लॉय कर नहीं रखूंगी। जब मेरे पास में लिमिटेड स्टाफ है तो मुझे लिमिटेड सैलरी पे करनी है, तो मतलब कि मेरे एक्सपेंसेस जो है वो लिमिटेड है। मैंने फालतू के लोगों को, मतलब कि फालतू की पॉपुलेशन को नहीं बढ़ा के रखा अपनी कंपनी में, बिकॉज मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है। तो देखो यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट है वो हम बोल भी सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ किसे दी गई, सिर्फ और सिर्फ उतने ही लोगों को दी गई जितने के लिए आपकी कंपनी में जरूरत थी। ये सोचकर हमने अपना एम्प्लॉयमेंट जो है वो नहीं इंक्रीज की कि लोगों को जरूरत है काम करने की, नहीं, हमें लोगों से मतलब ही नहीं है, हमें तो अपनी कंपनी से मतलब है। तो मैंने तो सिर्फ उतने को ही एम्प्लॉयमेंट दी जितने मेरी कंपनी को रिक्वायर्ड थे, ठीक है। अब उसके बाद में एक और चीज हमने देखी कि प्राइवेटाइजेशन से एडवांस टेक्नोलॉजी भी आती है। तो जब टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है, राइट, तो अब मुझे उतने टेक्निकल लोगों की भी ज़रूरत है ना। जो बहुत पुअर लोग हैं, जिन्हें कोई भी नॉलेज नहीं है, मैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट क्यों प्रोवाइड करूंगी? सिंपल सी चीज़ है, जब वो मेरे किसी काम के नहीं तो मैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट नहीं दूंगी। तो देखो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो पुअर लोग थे उन्हें एम्प्लॉयमेंट कम मिली, ओके। और अगर उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलेगी भी तो वो बिल्कुल हार्ड है जो वर्क होगा उसे करने के लिए, राइट, जो फिजिकल वर्क ज़्यादा करना पड़े उसमें उन्हें एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी। उसके साथ साथ में मेरा मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना, तो मेरे जो प्रोडक्ट्स होंगे हो सकता है वो ज़्यादा चीप ना हो, राइट। अब अगर मैंने, मेरी जो भी एक कंपनी है उसकी बहुत ज़्यादा ब्रांड वैल्यू बन चुकी है, ठीक है, तो अब ब्रांड वैल्यू बन गई है, तो मैं अपने अगर प्रोडक्ट्स की प्राइजेस हाई भी रखूं
तो भी जो लोग मेरी ब्रांड से जुड़े हुए हैं वो तो उसे परचेस करेंगे ही। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो मैंने अपनी प्रोडक्ट्स की जो प्राइजेस है वो हाई रख ली, तो अब क्या मेरे प्रोडक्ट्स किसी पुअर के काम, किसी पुअर कोई पुअर उसे अफोर्ड कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। देखो यहाँ पर क्या हुआ, सोशल वेलफेयर नहीं देखा हमने क्या देखा, सिर्फ प्रॉफिट देखा कि उससे मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो मैं क्यों उस पर जाऊं, राइट? मैं क्यों पुअर लोगों के बारे में सोचूं, मैं क्यों उनके लिए कोई प्रोडक्शन करूं, मुझे तो प्रॉफिट अर्न करना है। मैंने इतनी मेहनत की तब जाकर मेरी जो कंपनी है, जो ब्रांड है, उसकी इतनी हाई वैल्यू बनी है, उसने इतनी गुडविल अर्न की है, तो अब मैं जो है पुअर के लिए क्यों प्रोडक्ट्स बनाऊं, राइट? एक सिंपल सी चीज है। तो ये एक इसका क्या हो गया, ये एक इसका अगेंस्ट में पॉइंट मिल गया हमें कि सोशल वेलफेयर जो है वो नेग्लेक्ट किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में लॉपसाइडेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? लॉपसाइडेड का मतलब एक ही साइड में, या हम बोलें कि पूरा जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ कुछ सेक्टर्स का डेवलपमेंट हो रहा है। नाउ स्टूडेंट्स, जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड्स वाली जो लॉन्ग गेस्टेशन प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, उन्हें एक प्राइवेट सेक्टर लेने से थोड़ा घबराता है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन का है, तो ये हमें अंडरटेक नहीं करना है, ये पब्लिक सेक्टर ही अंडरटेक करे। तो अब देखो ऐसे प्रोजेक्ट्स में क्या हुआ, एक लॉपसाइडेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें देखने को मिला कि ऐसे प्रोजेक्ट्स को प्राइवेट सेक्टर ले ही नहीं रहा है, तो अब वो अल्टीमेटली पब्लिक सेक्टर को लेने ही पड़ेंगे। तो उस सेक्टर में क्या हुआ, उस सेक्टर में हमें डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला, ओके, बिकॉज प्राइवेटाइजेशन में जो प्राइवेट सेक्टर्स आ रहे हैं वो सारे जो हैं प्रॉफिट अर्न ही करेंगे। प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से ही वो एक एंटरप्राइज को सेटअप कर रहे हैं, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, इकोनॉमिक पावर का कंसंट्रेशन हो जाना मतलब क्या कि जो इकोनॉमिक पावर है वो किसी फ्यू हैंड्स में चले जाना, सभी के पास हो ये जरूरी नहीं, कुछ फ्यू हैंड्स में ही चली गई। सो दैट इज व्हाट वी मीन कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। अब ये कैसे हुआ, जैसे कि देखो एक कोई कंपनी थी, उसने अपनी ब्रांड वैल्यू बना ली, तो अब उस सेक्टर में जो पावर है वो उसके पास चली गई, राइट? तो ये इस वे में जो है जो इकोनॉमिक पावर है वो कहीं एक किसी भी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के पास जा सकती है या किसी भी एक सेक्टर के पास जा सकती है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाता है, इसका एक अगेंस्ट वाला आर्ग्यूमेंट मिलता है हमें। राइज इन लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अभी मैंने आप लोगों को इस वाले पॉइंट में समझाया एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, बस वही चीज जो है वो हमारे इसमें भी आएगी, राइज इन लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब हम अननेसेसरी लोगों को एम्प्लॉय नहीं करेंगे और उसके साथ साथ में हमें जो एम्प्लॉयड लोग चाहिए होंगे, राइट, वो स्किल्ड होना चाहिए। हम अनस्किल्ड लोगों को तो एम्प्लॉय करेंगे नहीं, तो ये जो है अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज हो रही है, जो अनस्किल्ड लोग हैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल नहीं रही है, एंड ऐसे अनस्किल्ड लोगों के लिए फिर अल्टीमेटली गवर्नमेंट को ही स्टेप लेना पड़ता है। एंड आज की डेट में भी हम देखेंगे कि कुछ अनस्किल्ड लोगों के लिए गवर्नमेंट ने डिफरेंट स्कीम्स जो हैं वो लॉन्च करके रखी है ताकि एम्प्लॉयमेंट उन्हें भी मिले। अब गवर्नमेंट जो है वो किसी एक कंपनी को जाकर नहीं बोल सकती कि आप जो है अनस्किल्ड लोगों को काम दे दो। कोई भी एक कंपनी क्यों देगी, वो बोलेंगी कि हमें जो केपेबल है सिर्फ हम उन्हें ही देंगे, राइट, जो हमारे वर्क को कर सकते हैं अच्छे से। कोई भी लॉस में नहीं जाना चाहेगा, तो सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड लोगों को काम दिया जाएगा। ऐसे फालतू में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन या हम बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा परसेंटेज ऑफ लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जाएगा, सिर्फ जितना रिक्वायर्ड है उनको ही। तो ये एक अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज कर सकती है प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। तो ये कुछ इसके आर्ग्यूमेंट्स थे जो कि इसके अगेंस्ट में थे। आई होप सो कि ये भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और जो ये हमारा पूरा टॉपिक है प्राइवेटाइजेशन वाला, ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप लोगों को इसकी एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी
कि क्या इसके बेनिफिट्स थे, क्या इसके जो हम बोल सकते हैं हार्म थे, या आई शुड से डिसएडवांटेजेस थे, और इसका एक्चुअल में मतलब क्या था। आई होप सो कि ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया। सो विद दिस हम लोगों ने अपने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए। लास्ट वाले में हमने देखा था लिबरलाइजेशन, अभी हमने देखा प्राइवेटाइजेशन। तो अब जो हमारा थर्ड रिफॉर्म था दैट इज ग्लोबलाइजेशन, वो बचा है, तो वो हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में। थैंक यू।